पर मैं दे चुका हूं पहले ही, लगाओ क्वेश्चन। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स ऑस्टियोमलेसिया, या हड्डी जो होता है ना कमजोर होने पर यह सब बीमारी देखने को मिलता है, ठीक। और इसके लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है, तो कैल्सीफिरोल विटामिन उत्तरदायी होता है, यानी विटामिन डी। विटामिन डी किस में मिलता है, तो सूरज के जो प्रकाश तुम्हारे शरीर पर पड़ता है तो विटामिन डी का आपको उत्पादन होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए जो विटामिन सी से होता है अस्कॉर्बिक, इसका नाम है स्कॉर्बिक एसिड। स्कर्बी रोग हो सकता है, मसूड़े से खून आ सकते हैं, आंवला में सबसे अधिक मिलता है। विटामिन ए आप देखोगे इससे कमी से रतौंधी हो सकता है, इसके कमी से आंख की बीमारी होता है। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, और विटामिन डी का कैल्सीफिरोल। विटामिन बी वन के कारण क्या हो सकता है, विटामिन बी वन के कारण हो सकता है तुम्हारा थायमीन, थायमीन इसका नाम है। और विटामिन जो बी वन के कारण होता है बेरी बेरी रोग होता है। अब जो अलग अलग विटामिन है, विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरोल नाम है, नपुंसकता आ सकती है। विटामिन बी 12 का क्या नाम है, साइनोकोबालिन है, खून की कमी होने पर दिया जाता है। विटामिन बी 6 पैराडॉक्सिन तो क्यों दिया जाता है, तो भाई जब तुम्हारा यादाश्त कमजोर हो तो उस स्थिति में वो दिया जाता है, ठीक। विटामिन बी 3 पेलाग्रा रोग हो जाता है उसकी कमी से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा डी, मतलब आंसर डी लगा लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया का सहायक है, इसमें से कौन सा अम्ल है जो हमारे जो पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो हमारे आमाशय द्वारा एक अम्ल का श्रवण किया जाता है और उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, HCl जो होता है, ठीक। इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, इसे भी याद रखिए। चींटी के डंक में या बिच्छी के डंक में फॉर्मिक एसिड मिलता है। एसिडिक एसिड जो होता है CH3COOH का आपको सिरका में देखने को मिलता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में डाला जाता है, आप लोग जानते हो, ठीक। ऑयल ऑफ पेट्रोल इसे कहा जाता है। और H2SO4 जो होता है ये होता है तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो मानव के पाचन तंत्र शुरुआत ही हो जाता है आपको पाचन होने कार्बोहाइड्रेट का पूरे मुख से ही, मुख से, यानी कि तुम्हारा मुख गुहिका से। मुख गुहिका मतलब मुख यहां पर देना था, मुख से ही आपका स्टार्ट हो जाता था तुम्हारा पाचन स्टार्ट। ये याद रखना, टाइलिन जो होता है तुम्हारा लार जो होता है वही पाचन शुरू कर देता है, ठीक। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। नासा के मानव रहित यान जूनो, नासा के जो मानव रहित यान है जूनो, जूनो किस ग्रह के लिए आपको भेजा गया है, तो जूनो जो होगा ये बृहस्पति ग्रह के लिए, बृहस्पति ग्रह के लिए भेजा गया है, ठीक ना। इसका आंसर याद रखना। और ये मानव रहित है, यानी कि इस पर मानव कोई नहीं है, ये सिर्फ यान है। इसका अध्ययन करेगा जो कि सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक ना। टोटल 8 ग्रह है। और प्लूटो को देखोगे 2006 में जो 9वां ग्रह था उसे 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, यह सूरज के सबसे नजदीक है। शनि के चारों तरफ 7 जो है वलय पाए जाते हैं। और शनि ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जो है बहुत कम है, जिसके कारण इसे बोला जाता है कि पानी में भी यह तैर सकता है, इतना कम है। शुक्र को क्या कहा जाता है, इसे भोर के तारा, सांझ के तारा, संदर्भ के देवता, पृथ्वी का जुवा बहन, और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी कौन है, शुक्र है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। ये बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित कर लिया है, खुद को किस रोग से मुक्त घोषित कर लिया है हाल ही में। जानवी मौर्य सर, आप रिप्लाई मेरा क्यों नहीं दे रहे, नहीं देंगे अभी, किसी का रिप्लाई नहीं देंगे अभी। तुमको क्वेश्चन कराने आए हैं कि तुम्हारा रिप्लाई देने आए हैं, बताओ। हाल ही में खुद को, हाल ही मतलब कि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, ये देखोगे ये क्वेश्चन 2016-17 में, 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 के एग्जाम में। और ये देखोगे बर्ड फ्लू जो होते हैं H5N1 होता है, तो ये जो ब्लड मतलब कि ये सब हो जाते हैं बर्ड फ्लू के कारण, देखोगे ज्यादा मारे जाते हैं। ये क्या नाम है, मुर्गा मुर्गी, ठीक, बर्ड्स। ये जो होता है इससे आप देखोगे कि 2016 में घोषित कर दिया गया था, लेकिन भारत पोलियो मुक्त घोषित 2014 में ही हो गया था। तो ये जब एग्जाम पूछा था तो उस समय आपको पूछा था बर्ड फ्लू से आपको भारत के जो है ये घोषित किया गया था उस समय, ठीक। एक बात ध्यान में रखना, स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 द्वारा होता है, ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। इसमें सभी जो बीमारी है, सभी आपको जो बीमारी आपको दिखाई दे रहा है वायरस जनित बीमारी है, सभी वायरस जनित बीमारी है, यानी कि विषाणु जनित बीमारी है। चलो इसके आंसर उस समय के अकॉर्डिंग क्या हो जाता आपका, बर्ड फ्लू हो जाता। पोलियो तो पहले किया गया था 2014 में ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम बताइए। DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम बताइए, चलिए बताइए।
हाँ, पुलिस के लिए साइंस सबके लिए समान होता है यार, पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए। तो बिहार के कोई भी साइंस उठा कर देखो जो 10th लेवल पर है, बीएसएससी के लिए, सबके लिए समान है। तो प्रीवियस ईयर देखने में क्या बुराई है। ये देखो, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है, ये मानव रहित टैंक, इसका क्या नाम है, मानव रहित टैंक का क्या नाम है आपको बताना है। इसका नाम है मंत्रा, और मंत्रा विकसित किया गया है, और मानव रहित टैंक है ये, और ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया, डीआरडीओ द्वारा। अभी समीर जो कामत है, अभी डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं समीर कामत हैं। डीआरडीओ की स्थापना आपसे पूछता है कब किया गया था, 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां देखने को मिलता है आपको, दिल्ली में, तब अपना नई दिल्ली, ठीक ना। डीआरडीओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। डीआरडीओ क्या स्थापना मैंने बोला, यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का स्थापना डीआरडीओ का जनवरी 1958 में किया गया था। अभी कामत जी इसके चेयरपर्सन है, यानी कि चेयरमैन है। अभी के डेट कहता हूं तो अभी का डेट मानना, ठीक ना, या ना कि ये वीडियो 2 साल बाद देखोगे तो उस समय मान लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और ये सबसे हल्का तत्व है। ये कौन सा है, हाइड्रोजन है। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसे भी याद रखिए, सूरज में 71% पाया जाता है ये, ठीक। हाइड्रोजन जानते हो कि हाइड्रोजन जो होता है इसका 3 समस्थानिक होता है, पोटेशियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम। टाइटियम जो होता है, ट्रिटियम जिसे कहा जाता है, वो आपको रेडियो एक्टिव होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी मापने की इकाई है, एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूनिट इज हर्ट्ज, जूल पे मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब ये मत सोचना कि सर जी अपने से हल्का हल्का क्वेश्चन कर रहा है, भैया देखिए सभी क्वेश्चन मिक्स है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंगधर हो जाएगा। और किस रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है, लाल का सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आवृत्ति मापा जाता है। देखो तरंगधर और आवृत्ति एक दूसरे के इन्वर्सनल होते हैं। तरंगधर बढ़ेगा तो आवृत्ति अपने आप ही घट जाएगा, और आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगधर अपने आप ही घट जाएगा, ठीक। तो ये चीज आवृत्ति, आवृत्ति को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड देखोगे, जो भी ग्लिसराइड होते हैं, ठीक, ग्लिसरीन जिसे आप बोलते हो, या ट्राइग्लिसराइड है, ये एक प्रकार का क्या है, वसा है। और नहीं बोला जाता है कि ट्राइग्लिसराइड या ग्लिसरीन वाला जो भी पदार्थ ज्यादा अगर खाओगे तो तुम्हारा वसा बढ़ जाएगा, यानी कि फैटी बढ़ जाएगा, लेयर हो जाते हैं पेट में, मोटे हो जाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। और हार्ट की बीमारी भी हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक आ सकता है तुम्हारा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सी। हाँ जल्दी जल्दी लगाओ क्वेश्चन, ज्यादा समय तुम लोगों के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, एक इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ होता है, एक ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे कहा जाता है। तो वो आपको एक होता है ईसीजी जिसमें आपको हृदय की गति मापता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जो मापता है ये तुम्हारा किसका मापता है, तो ये तुम्हारा मस्तिष्क का। मस्तिष्क के बारे में, या मस्तिष्क में कोई व्याधि होता है तो यही आपको किया जाता है, मशीन में घुसाकर क्या ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु कर लगाया जाता है पूरे दिमाग में, और किया जाता है ये क्या, मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ईजी और ईसीजी पूछे तो हृदय के लिए किया जाता है, अगर हृदय के लिए पूछता तो ईसीजी हो जाता, ठीक। आगे इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, मानव का तापक्रम नियंत्रित करता है। मानव के शरीर के तापक्रम जो होता है ये नियंत्रित करता है, जाड़ा ठंडा गर्मी। बिहार पुलिस का विधान परिषद का एग्जाम कब होगा सर जी बताइए। अभी अपडेट आएगा तो हम जरूर बताएंगे, अपडेट आया नहीं तो अपने मन से कैसे बता दे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है ये जानते हो, हाइपोथैलेमस जो होता है ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, सही कथन को चुनिए। सही कथन को चूज करना है, चलो यहां पर क्वेश्चन लगाओ, देखते हैं क्या लगा रहे हो। इस क्वेश्चन को चूज करना है, इसमें कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, ये बताइए। पढ़ते हैं, लाल प्रकाश का तरंगधर बैगनी प्रकाश से कम होता है, एकदम गलत, क्योंकि प्रकाश जो लाल है इसका तरंगधर सबसे अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंगधर हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, तो कोई भी प्रकाश से ज्यादा होता है, तो ये बात एकदम सही है, ये एकदम सही है। बैगनी प्रकाश का तरंगधर हरे प्रकाश से गलत है, क्योंकि सबसे कम तो बैगनी का होता है। बैगनी प्रकाश का तरंग पीले प्रकाश से ज्यादा होता है, भी गलत है, क्योंकि बैगनी के सबसे कम होता है ना। तो इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लाल ही एक सही हो जाएगा, लाल, माई के लाल, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। परकिंडन आपको देखोगे, आपको लाल का सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे अधिक होता है परकिंडन। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 डिग्री सेल्सियस का मान, देखो सेल्सियस दे या फahrenheit दे, सेल्सियस को फahrenheit में बदलना या आपको केल्विन में बदलना, इसके लिए तुमको आता है। तो 40 डिग्री के लिए क्या होता है, 40 डिग्री जो सेल्सियस का मान होता है निकाल लेना तुम लोग, 104 डिग्री फahrenheit होता है। 104 डिग्री फahrenheit में निकल कर आ जाता है, जैसे फahrenheit में आपको
होता है ना कि शरीर का तापमान सामान्य क्या होता है ना, तो आप लगा देते हो कि 98.6, और फिर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस में जो शरीर का तापमान लगाते हो, 310 केल्विन में शरीर का तापमान लगाते हो। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की क्या इकाई आपको बताना है। तो विद्युत शक्ति बोल रहा है, शक्ति का इकाई क्या होता है? पावर का इकाई क्या होता है? वाट होता है। वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का इकाई क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। और एक हर्ष शक्ति कितना बराबर होता है? वो भी आपको शक्ति का ही इकाई है। एक हर्ष शक्ति आपको जो होता है, एक हॉर्स पावर जो होता है, एक हॉर्स पावर जो होता है एचपी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये होता है 746 वाट बराबर होता है। और वाट इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। आप याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में होता क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए, विद्युत मोटर में। चलिए सभी लोग दौड़िए, क्वेश्चन लगाइए, लगाइए लगाइए क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। प्रिया, हेलो शुभम, देखो देखो ये सब करने आती है। हेलो शुभम, अब फिर बोलेगी कि सर जी हमको बोल रहा है, सर जी देखिए, लड़का को पहले नंबर छेड़ती है सब, और लड़का जब बोलने शुरू कर देता है तो फिर बोलती है देखिए सर जी पढ़ाई नहीं। अभी तुरंत देखिए वो सुप्रिया नाम का लड़की लिख रही है हेलो शुभम। अरे तोरा अपना रक्षाबंधन बनाना है या दुल्हा बनाना है? वो घर पर बनाने का काम है, यहाँ कमेंट बॉक्स में नहीं बनाने का काम है, ठीक। कमेंट बॉक्स ओनली फॉर खुला रहता है पढ़ने वाले स्टूडेंट को, तो क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पर। हेलो शुभम, हेलो सुप्रिया, हेलो टुंग टंग, जो भी करना है वो तुम अपना घर पर करो, और मोबाइल नंबर ले लो एक दूसरे का, और रात भर चैटिंग करते रहो और डेटिंग जाते रहो, कोई नहीं तुमको मना करेगा। तुम्हारे बनाया गया है इसकी पढ़ाई करने के लिए, बुद्धि नाम का कोई चीजें नहीं है। विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में क्या होता है? उष्मा को, अब हमको समझ में आया, कल लड़कवा काहे बोल रहा था कि हमको लड़की आकर बोली सर जी हम आपको बहुत, माफ करना, हमको काहे को बोली, वो लड़कवा को बोली, कोई था ओकरे में का तो नाम था लखना का, कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अब समझ गए, अब इस बात में दम है कि लड़की ही अभी ये सब जो है ये खुरपाती कर रही है। चलो, उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत मोटर नहीं। विद्युत ऊर्जा को उष्मा नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर का काम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जो आपको क्या होता है, इन्वर्टर का कभी कभी नाम सुनते होगे, वो डीसी को एसी में बदलता है, और रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदल देता है, ठीक है। और वैसे ही आपको देता है क्या, जो पानी गिरता है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, डायनेमो कहा जाता है उसे, ठीक। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में पानी कितना होता है? लगभग में लगाना है कि मानव शरीर में पानी कितना होता है, ठीक, बताइए। भाई देखो क्या लिख रहा है, चड़क नीति जो नहीं बोला जाए, ये बोल रहा है कि मानव शरीर में पानी है ना सबसे अधिक होता है। मानव शरीर हो या पृथ्वी पर हो, सबसे अधिक तो पानी है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 70% से ऊपर होता है। तो ये आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, तो आराम से लगा लेना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 78, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा जो मापी जाती है, यानी कि विद्युत धारा मापने वाला जो उपकरण है, यह है आपको अमीटर, यानी एम्पियर मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, एम्पियर मीटर, अमीटर। देखो ये क्वेश्चन रिपीट करके आप, तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करता है, यूनिट वाला। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? जो आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, उनको 1921 में नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया था, नोबेल प्राइज मिला था। और इनको किसके लिए मिला था? इनको लिए मिला था आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। इस बार का जो कोर्ट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा था, पटना हाईकोर्ट वाला जो एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो क्या होता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी को कहा जाता है कोशिका का करेंसी। और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा बनेगा, और इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? जो आपको पादप कोशिका होती है, उनके बाहरी वाला जो परत होता है, कोशिका भित्ति से बना होता है सेल का, जो कि उसको कठोरता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसे भी याद रखिएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन यहाँ पर आपको चीज निर्मित होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वही तो आपको कोशिका का मस्तिष्क होता है, कोशिका का सब चीज है वही होता है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, एड्स निम्न, जैसे हम लोग का सब चीज क्या होता है? दिमाग होता है, इसी से हम लोग नियंत्रित होते हैं, ठीक ना। वैसे ही उसका केंद्रक होता था कोशिका का। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो होने वाली बीमारी है, यह है वायरस जनित बीमारी। एचआईवी के कारण होता है एड्स। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। पोलियो भी वायरस के कारण ही होता है, डेंगू भी वायरस के कारण ही होता है, हेपेटाइटिस भी वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता जो मापी जाती है किस उपकरण से मापी जाती है बताना है।
तो आर्द्रता जो मापी जाती है ये मानी पाई जाती है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। हाँ ठीक, आर्द्रता जो मापी जाती है ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये तापमान, कुछ तापमान को मापा जाता है, ठीक ना। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 23, दाब की इकाई क्या होता है, दाब होता है कितना, दाब क्या होता है, दाब का फॉर्मूला होता ही क्या है, ये आपसे पूछता है। तो दाब होता है बल बटा में क्षेत्रफल। प्रेशर बराबर क्या होता है, एरिया, फोर्स, फोर्स बटा में एरिया, यानी कि फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और एरिया का हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाता है, मीटर, आपको हो जाता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर से ही आपको हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए। सुधार जाओ है, सुधार जाओ तुम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के लिए के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। यानी सबसे पहले बताए थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और ये कौन बताए थे, आर्यभट्ट, भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान, और ये कौन, जीरो की खोज कहा जाता है इनके द्वारा ही किया गया, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, स्टेप नाइट, स्टेप नाइट, स्टेप नाइट जो होता है, स्टेप नाइट जो होता है ये किसका यस्क होता है, स्टेप नाइट हो गया, सिल्वेनाइट्स हो गया, इसका क्या होता है, अर्जेंटम। अर्जेंटम मतलब क्या होता है, चांदी होता है, एजी, एजी, चांदी लाके दे दी, एजी। तो अगर तुमको कोई बोले एजी, ए ई, तो तुमको क्या बोल रहा है, वो चांदी बोल रहा है, ठीक ना, अर्जेंटम बोल रहा है, बोल रहा है अर्जेंट में कॉल कीजिए, तो अर्जेंटम हो जाएगा कौन, चांदी हो जाएगा। और चांदी क्या होता है, विद्युत के सबसे अधिक चालक होता है, तो विद्युत के सबसे अधिक जो चालक होता है उसके लिए हम लोग लगाते हैं अर्जेंटम, जो होता है चांदी, जिसका आपको क्या होता है, प्रतीक चिन्ह एजी होता है, एजी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, एसी नहीं बुड़बक, एजी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 26, इनमें से कौन से बायोमास ऊर्जा नहीं है, इसमें से बताना है कौन से बायोमास ऊर्जा नहीं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो तभी जाकर ये क्वेश्चन लगा पाओगे, वरना ये क्वेश्चन का ऑप्शन उटपटांग टाइप के दिया हुआ है, ठीक। मतलब मुझे ना लगता है, मुझे तो क्वेश्चन ये टाइप हो कराया तो मैं आपको करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन है। इनमें से कौन से बायोमास ऊर्जा नहीं है, बायोमास ऊर्जा भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी है, पहला नंबर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और जल, विद्युत, भू, तापीय, नाभिकीय, ये तीनों क्या हो जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएंगे, ठीक। यानी फिर से इस ऊर्जा को बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये इसका कहने का मतलब था, इनमें से कौन से बायोमास जैसा ऊर्जा नहीं है, तो वो हो जाएगा तापीय, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किससे बनाया जाता है, तुम्हारा कोयला से बनाया जाता है, तो वो नहीं हो पाएगा। बाकी बायोमास ऊर्जा आप जानते हैं वो होता है आपको, जिसे आपको नवीकरणीय ऊर्जा होता है, ठीक। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर ए हम लगाएंगे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, जो कि भारत में सबसे अधिक ऊर्जा अभी जो उत्पादन होता है, कोयला से उत्पादन होता है, वो तापीय ऊर्जा ही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, परिवर्तन के नियम के अनुसार परिवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण से क्या होता है। परिवर्तन, जो भी आपतित किरण होती है, फिर परिवर्तित किरण होती है, और अभिलंब एक ही तल में होता है। परिवर्तन का नियम जो है, आपतित किरण होती है, परिवर्तित किरण होती है, और ये जो अभिलंब हुआ ये आपको एक ही तल में होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपको नियम आता है, ये परिवर्तन के नियम 10th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, तो ये तो बराबर होना जाएगा जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन 28 देख लो, पहले क्या होता था कि हम हॉस्टल में रहते थे, पटने हॉस्टल में रहते थे यहाँ पर, तो दूर तक एक बिल्डिंग था, दूर तक तो बिल्डिंग था। हम उस समय 11th में थे, 11th क्लास में थे। तो क्या था ना, कोई दूर बिल्डिंग पर मेरा दोस्त रहता था, मतलब अच्छा खासा बिल्डिंग दूर था। तो जब भी हम जाते थे और वो भी छत पर आता था, फोन था ही उस समय, मिस कॉल मारते थे, फोन करता था, तो उसको हम जब भी छत पर चढ़ता था तो उसको आईना निकाल कर ऐसे ऐसे आईना चिपकाते थे, मतलब उसको ऐसे ऐसे उसके मुंह पर दिखाते, नहीं ना, आईना बड़ी दूर दूर तक जाता है, उसका परछाई देखोगे तो जो मतलब जाता था। अब बड़ी खुश हुए, हम लोग को लग रहा था कि जिंदगी में सबसे बड़ा आविष्कार हम लोग कर लिए, इतना खुश थे ना। ये तो ओकरे पर वो गाना निकल था, शीशा चमकावेलू तू छत के ऊपर से। आगे देखो, CaSO4 इंटू 2H2O क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O क्या है, ये आपको बताना है। चलो बताओ, CaSO4 इंटू 2H2O को कहा जाता है इसमें से क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, जिप्सम विरंजक धूल। देखो जिप्सम जो होता है ना, इसको ही हम लोग बदल देते हैं, 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनेगा।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। बट ये जो होता है जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, और इसी को 373 केल्विन पर हम लोग, केल्विन आपको ऐसा यूनिट है, आपको टेम्परेचर का, गर्म करेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। CaOCl2 ये विरंजक चूड़ का फॉर्मूला होता है, इसे भी याद रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि जो तरंग होती है किस प्रकार की तरंग होती है? चलो लगाओ, ध्वनि तरंग है। सर जी एप्लीकेशन पर जो क्लास हो गया उसका PDF दे दीजिए, कितना दिन से बोल रहे हैं। एप्लीकेशन पर जो क्लास हो गया PDF दे दीजिए। कौन क्लास का PDF चाहिए तुमको? अरे जो क्लास हो गया एप्लीकेशन पर, अच्छा जिक्के वाला। अरे जिक्के तुमको अलग तरीके से, एकदम बिजोड़ तरीके से आ रहा है, एकदम मन गदगद हो जाएगा। डेली 100 क्वेश्चन आएगा, डेली 100, और वो क्वेश्चन लगाओगे तो तुम, जो भी एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट है प्लीज उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि वो जो क्वेश्चन होगा वो लगा कर देखना तुम लोग, फिर मजा आएगा। बड़ी तुम लोग उड़ रहे हो। ध्वनि तरंगे किस प्रकार के, और मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, अपलोड करना है बस। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है ये आपको बताना है। ध्वनि तरंगे जो होती है ये आपको अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। नहीं, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे कौन होती है? ये प्रकाश तरंग होती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये ध्वनि तरंग के बारे में पूछ रहा था, तो इसके आंसर बी हो जाएगा। और इसको मीडियम की जरूरत होता है, ये निर्वात में गमन नहीं करता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन 32 देख लीजिए। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? हेपेटाइटिस जो है वायरस जनित बीमारी है, और ये तुम्हारे यकृत को प्रभावित करती है, ठीक ना? हयात, बबुआ हयात, सबको अब एक साथ क्लास होगा, डेली होगा, चिंता मत करो, डिस्टर्बेंस हो गया था। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये 2030 तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब चलो क्वेश्चन लगाओ, अब नो बकवास, ओनली पढ़ाई। चलो बीच बीच में तो का मन गदगद हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत बात हो जाता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन से खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला जो होता है इसमें निर्माण करते हैं अलग अलग जंतु आते हैं, एक श्रृंखला के रूप में वो आते हैं। यानी आप देखोगे एक से दूसरे में जो खाद्य का आपको वितरण करने का मतलब, तोरा हम मार के खा जी, हमारा कोई और मार के खा जाए, ओकरा कोई और मार के खा जाए, ये खाद्य श्रृंखला का ही एक भाग, ठीक। हाँ चलो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये घास को हिरण खा जाएगा, हिरण को सिरवा खा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 32। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आने वाला समय में या अभी भी देखोगे सबसे बड़ा जो बोल वाला है वो क्वांटम सिद्धांत का ही है, ठीक। और क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मैक्स प्लांक द्वारा किया गया था। मैक्स प्लांक जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। बहुत जल्दी गणना हो पाएगा कोई भी चीज का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी? विश्व में प्रथम जो है बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी है? ये चीन में बनी थी, चाइना में। ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट वाला करंट की तरह, ठीक। 34 देखते हैं, 34। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है ये बताना है। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में परत। अब बात रहा परत का, तो एक चीज याद आ गया, हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो लड़कियों का बैग थोड़ा अलग होता है, लड़के जैसा ही लड़कियों का बैग होता है, लेकिन ओकरा पर कोनो माऊ लटकल रहेगा, कोनो टेडी बियर छोटे को लटकल रहेगा, कोनो कुत्ता लटकल रहेगा, कोनो बैली लटकल रहेगी, मतलब एगो कोनो पैर लगाकर गुड़िया लटकल रहेगी। पीछे वाला जो बैग होता है ना, उसका बैग, मान लो ये बैग है, इसका पीछे वाला जो छोटका चैन है, इसी पर देखते कोनो गुड़िया लटकी रहेगी, कोनो कुत्ता लटका रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ जरूर लटका रहेगा। लेकिन लड़कन के सवाल ही नहीं है, एकदम सिंपल एंड प्लेन, ठीक, एकदम सिंपल बैग। ज्यादा से ज्यादा वो सब क्या करता है? तो अपन नाम लिख देता है। मान लो हम अपना नाम लिख दिया अमित, ठीक। तो ये चीज देखने को मिलता है, समाज बटा हुआ है, मतलब अपने जो फैशन है उसके कारण, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? जास्ता हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है? लोहे के ऊपर जास्ता का परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे लोहा में जंग नहीं लगता है, लोहा आपको बचा रहता है। इससे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इनमें से कौन से पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन वृद्धि नहीं करता, यानी कि ये प्लांट में जो हार्मोन पाए जाते हैं ये वृद्धि करने ही नहीं देता है, वृद्धि करने वाला हार्मोन नहीं है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बताना है।
चलो, तो इनमें से कौन से पाइप जो पादप होगा भाई, पाइप नहीं, पादप, पादप होगा, प्लांट वाला वृद्धि हार्मोन नहीं है, एब्सिसिक एसिड झाड़ देता है पत्ता को। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 36, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त आपको जो होता है इसका बताइए। वनस्पति जो घी बनाया जाता है उसमें किस कौन सा प्रक्रिया को प्रयुक्त किया जाता है ये बताइए। तो वनस्पति घी बनाने के लिए हम लोग देखोगे किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, लेंस की क्षमता डायोप्टर संबंध है। डायोप्टर किसका मापता है, लेंस की क्षमता मापता है। और जो धूप वाला चश्मा होता है जो सामान्य सभी लोग पहुंचते हैं धूप से रक्षा के लिए आंख को, या आपको जो धूल कड़ाई से, वो जीरो डायोप्टर का होता है, इसे भी याद रखिए। लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या संबंध में है, और डायोप्टर जो होता है क्षमता जो होता है 1/f होता है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। जो आपको पावर होता है P बराबर 1/f होता है, ठीक ना, और वो भी मीटर में होता है, ये ध्यान में रखना। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, माता के गर्भ में भ्रूण के पोषण, ये क्वेश्चन दरोगा 2019 में आई थिंक आया था, हमको लगता है, या 2020 वाला में, 2020 में आई थिंक। माता के गर्भ में भ्रूण के पोषण किसके माध्यम से मिलता है, यानी माता के गर्भ में बचवा है तो उसका जो पोषण मिलता है वो किसके माध्यम से मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से आपको मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का आंसर भी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, CH4 + O2 अभिक्रिया किया, ठीक ना, तो हीट तो निकलेगा ही, फिर निकलेगा CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा यहां से, ठीक। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। ये सब तो रिएक्शन है। आपको क्वेश्चन नंबर 40 देख लेना है, इनमें से कौन सी विधि परोक्ष संरक्षण की विधि नहीं है। परोक्ष संरक्षण की विधि नहीं है यानी कि संरक्षण की विधि नहीं है, यह बताना है। कोई भी चीज संरक्षित करने के लिए आपको होता है तो परोक्ष संरक्षण की समुच्च वृद्धि है, समुच्च ऊंचाई वाला जो होता है उस पर समुच्च वृद्धि किया जाता है, सीढ़ीनुमा। विस्तृत कृषि किया जाता है, विस्तृत कृषि किया जाता है, स्थानांतरित कृषि नहीं होगा। स्थानांतरित कृषि क्या होता है, स्लैश एंड बर्न होता है, यानी एक जगह के क्या करो, पेड़ को काटो, फिर जलाओ, उर्वरकता बढ़ा, 4-5 साल खेती करो, फिर आगे बढ़ जाओ। तो ये आपको संरक्षित थोड़े ना होता है, इसमें ये तो खराब स्थिति है ना, पहले बड़ी होता था पूर्वी राज्यों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, काटो जलाओ कृषि जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन 41 देख लो, अब ये क्वेश्चन 41 में टाइपिंग गलत हो गया है, ठीक ना, तो टाइपिंग गलत हो गया है तो इसका आंसर लगाओ, क्या आंसर होगा, इसका आंसर लगाओ क्या आंसर होगा। देखो एकरों में एगो लगा रहा है सी बोले ना आंसर, एकरों में बी लगा रहा है। देखो तुम लोग यहाँ महानुभाव की कमी नहीं है। देख लो, हमने बोला कि इसका आंसर लगाओ क्या होगा, टाइपिंग में मिस्टेक, तो सब लोग मीथेन लिख रहे हैं, लेकिन इसी में कोई सी लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है, ओकरा कोनो मतलब नहीं है। ऑप्शन आप सर जी कुछ देंगे हम मारेंगे, कांटा पर चढ़कर हम इजहार करेंगे, लेकिन प्यार जरूर करेंगे। हमको कुछ से मतलब नहीं है, हमको बस अपना बात कह देना है। अब वो क्वेश्चन के लिए कहना हो या किसी के लिए बोलना हो, हम बोल कर रहेंगे, भले हम कुछ भी करें, सामने वाला हमसे कुछ भी करे, लेकिन हम बोल कर रहेंगे। वही चीज है, सी लगा रहा है, अरे बुड़बक आदमी, ये पॉलिटी का क्वेश्चन में पहले बोला कि क्वेश्चन टाइप गलत हो गया है, CH4 निकलता है, मीथेन निकलता है, ये क्या होता है धान के खेतों से, ठीक। इसका आंसर आपको नहीं लगाना था, इसका आंसर सिर्फ मीथेन तुमको लिखना था। आगे देखो, कांच गहरा नीला किस कारण से होता है, कांच जो हो जाता है गहरा नीला हो जाता है, ये किस कारण से, ठीक। कांच जो गहरा नीला होता है उसका कारण क्या होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच आपको गहरा नीला होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, कांच गहरा नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, अमीबा किससे भोजन करते हैं। जो अमीबा होते हैं ये किससे भोजन करते हैं, तो अमीबा में होता है कुटपाद, और कुटपाद के द्वारा ही ये क्या करते हैं, भोजन करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, अमीबा जो भोजन करते हैं कुटपाद द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से सबसे कम प्रदूषित किससे होता है, इसमें से सबसे कम प्रदूषण किसका होता है ये बताना है। इसमें से सबसे कम प्रदूषण जो होता है ये किसके द्वारा होता है बताइए। तो आपको होता है इसमें से डीजल द्वारा ज्यादा होगा, कोयला द्वारा ज्यादा होगा, आपको सबसे कम होगा सीएनजी। इसलिए तो देखोगे सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसमें मीथेन रहता है भरपूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया। प्रकाश के जो फोटोन सिद्धांत दिया गया था, फोटो मतलब कि फोटोन के रूप में जो आता है प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में, आइंस्टीन तो बता ही थे, ठीक ना, कड़ी का सिद्धांत न्यूटन पहले बता चुके थे। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यह हाइंजन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, हाइंजन द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 46, इनमें से कौन परजीवी पादप है। परजीवी पादप मतलब किसी और पर आपको आधारित रहता है, आश्रित रहता है। परजीवी इसमें से कौन हो, कसकुट्टा हो जाता है, अमरबेल जिसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, कसकुट्टा या अमरबेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, अमलगम क्या होता है। अमलगम देखो दरोगा में क्वेश्चन अमलगम ये पूछा हुआ है
इस बार के 64 को वाला में या बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें से कौन पारा किसके साथ अपना यौगिक नहीं बनाता है, तो लोहा के साथ नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन आ रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो अमलगम जो होता है पारा किसी के साथ अगर यौगिक, तो एक तरल पारा मिश्रित धातु होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन 48, डीएनए किसमें पाया जाता है भाई, डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए जो मुख्य रूप से पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ो और मानो तुम्हारे दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब हम देखते हैं तुम लोग क्या आंसर लगा रहे हो। आज फिनांस लगाना, बढ़िया से लगाना। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, देन आप लोग क्या डिसीजन लेते हो और इसके आंसर क्या लगाते हो, देन कमेंट करो सब लोग। 49 के आंसर बी लगा रहे बेरोजगार विजय, ठीक। अंजलि केसरी लगा रही है सी 49 का। 400 लगा रही है हैप्पी जानवी, देख लो। पर बिहान 300 का भी सोच ही रहे हैं क्या होगा, बी 300 होगा हयात। चलो बहुत अच्छा, जो लोग भी 300 लगाए हैं एक दरोगा क्वेश्चन चटका लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये पूछ रहा था वृद्धि कितना होगा, ये देखो वृद्धि कितना होगा, कितना गुना नहीं पूछ रहा है बुड़बक। तो अगर हम कोई भी चीज संवेग को दुगना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, दूर से क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है, दूर रहेगा तो 4 गुना, यानी कि कितना यहाँ पर 300% की वृद्धि हो रहा है। वृद्धि मतलब 400 हो गया, पहले 100 था अब 400 हो गया। तो ये देखो वृद्धि कितना हो गया, 300 का हो गया। परसेंटेज पर आपको 300% हो गया, यानी 100% निकाला जाता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर देते हैं, ठीक ना, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो पहले गतिज ऊर्जा कितना होगा और अब कितना हो जाएगा 400। तो उसी के रेशियो में वृद्धि का पूछ रहा है। तो मैथ वाले तुम लोग हो, मैथ वाला पढ़ रहे होगे तो मैथ जान रहे होगे। ये मैथ और साइंस दोनों का सवाल है। अगर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाओ, बाकी मैथ जैसे बनाते हो मैथ जैसा बना दो। 50 देख लो, दांत के निर्माण में देखो, दांत जो निर्माण होता है इसमें से कौन सा तत्व होता है, स्वार्थिक। दांत हुआ, हड्डी हुआ, इसके निर्माण में स्वार्थिक जो तत्व होते हैं ये होते हैं कैल्शियम और एक फास्फोट भी होता है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। कैल्शियम फास्फोट, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। और जो दांत के ऊपर वाला भाग होता है उसे एनामिल कहा जाता है, जो चमकता है तुम्हारा भाग, और वो टाइट कड़ा होता है, एकदम आपको कठोर होता है। और पूरा दांत किसका बना होता है, डेंटाइन का बना होता है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए तो उसे दूर उसके विपरीत भागेगा, ठीक, विपरीत अवस्था दिखाता है। तो आपको चुंबकीय पदार्थ एक से अधिक आपको होता है प्रकृति, एक पॉजिटिव होता है उसका, हमेशा पॉजिटिव होता है, एक से अधिक ही होगा। और इसका हमेशा नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होगा, एक से कम होगा तो ऋणात्मक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन से टैक पॉलीमर्स एंजाइम है। देखो टैक पॉलीमर्स एंजाइम है, इसमें भी आपको जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर माना गया है एस्टेरिया कोलाई टैक आपको पॉलीमर एंजाइम को श्रावण करता है। बट अगर इसमें असल अगर पूछा जाए कि इसमें कौन आपको श्रावण करता है तो थॉमस, जो आपको 1965 के करीब देखोगे थॉमस ने थर्मस एक्वास्टिक से सबसे पहले टैक पॉलीमर एंजाइम निकाले थे, थर्मस एक्वास्टिक से सबसे पहले निकाले थे। ऐसे इसका आंसर ए लगा लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है आपको बताना है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये क्या होता है, ये दूरी है, दूरी किसका है, आपको दूरी मापने वाला इकाई है। और ये आपको होता है एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर, क्या होता है ये, तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 54, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। तो ये परमाणु बम जब गिराए गए तो इसमें से जो 2 बम गिराया गया था, सबसे पहला जो गिराया गया था 6 अगस्त को, उसे बोला जाता है लिटिल बॉय, और इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। दूसरा जो गिराया गया था फैटमैन, इसमें से प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे ये अभिक्रिया कौन किए थे, तो अनियंत्रित, कभी भी बम बनता है, परमाणु बम हो या हाइड्रोजन बम हो, उसमें अनियंत्रित विस्फोटन होता है, यानी अनियंत्रित अभिक्रिया होता है। और ये विखंडन पर, क्योंकि परमाणु बम है तो विखंडन है, अगर हाइड्रोजन बम रहता तो संलयन पर आधारित रहता, ठीक। तो इसके अनियंत्रित आपको विखंडन से ये आपको काफी ज्यादा इसमें से एनर्जी निकला, अमेरिका ने गिराया था। क्वेश्चन नंबर 55,
द्वितीय विश्व युद्ध में देखोगे तो। भारत में पहला एम्स कहां खुला है? भारत में जो पहला एम्स खुला था ये कहां खुला था? अपना नई दिल्ली में। ये तो आराम से, भारत का पहला एम्स कहां खुला था? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 56, लघु परिपथन के समय जो शॉर्ट सर्किट होता है उसे लघु परिपथन कहा जाता है। तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाती है? तो शॉर्ट सर्किट के ही बचाने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शीशा और टीन का बना होता है। उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है लेकिन गलनांक कम हो जाता है, ठीक ना। तो इसका आप देखोगे क्या दे रहा है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? अचानक बढ़ती है। क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जिससे बचाने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट ना हो पाए इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? टीन और आपको शीशा का मिला हुआ फ्यूज लगा देते हैं। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 57 देख लो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। मतलब कहने का मतलब कि प्रकाश एक मीडियम से रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर में आए, यानी आपको हवा से पानी में जाए, पानी से हवा में आए, तब पर भी डायरेक्शन बदलेगा ही बदलेगा। और ये जो प्रकाश का डायरेक्शन बदलता है, दिशा बदलता है, चाल बदलता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपवर्तन। और यही अपवर्तन है कि जो दिशा बदलता है, यानी कि डायरेक्शन बदलेगा तो कुछ ना कुछ तो टेढ़ा दिखाई देगा। हम ऐसे आ रहे थे, धामिन साहब के जैसा तनी से मुड़ गए तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, तो टेढ़ा ही दिखाई देता है तो सब फिनोमिना होता है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यही प्रकाश के अपवर्तन होता है। प्रकाश जब चलता है वायुमंडल में बहुत से धूल कण है, वो आपको इसका प्रकाश इधर से उधर डिविएट करते हैं तो टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। पानी में छत डालो तो टेढ़ा दिखाई देता है, क्योंकि आपको ऊपर से देखते हो, मतलब हवा से पानी में आप जा रहे हैं प्रकाश, तो वो अपना बदलेगा ही रास्ता, तो ये दिखाई देता है। सिक्का थोड़ा ऊपर हुआ दिखाई देगा, ये सब मछली को मारना है तो उसके थोड़ा सा नीचे मारना पड़ेगा शिकार करने के लिए पानी में, ये सब दिखाई देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। 58 देखो, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? इसमें से बताना है कि इसमें कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे न्यूनतम होता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सबसे न्यूनतम इसमें से जो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लाल, हमारा लाल, ठीक। यानी लाल का जो होता है, रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग सिग्नल के तौर पर रेड का प्रयोग करते हैं। इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और इसका आपको वेवलेंथ सबसे कम होता है बैगनी का। तो इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ओम के नियम पढ़े होगे, V बराबर IR जो होता है, तो ये आपको R यहां पर दे दिया। अब देखो यहां पर हम जानते हैं फॉर्मूला पढ़े, V बराबर वोल्ट बराबर IR, I यहां पर आपको क्या है, यहां पर देख सकते हो, ठीक। तो ये जो आपको यहां पर पूछ रहा है R निकालना है, तो V हो जाएगा बटा में I हो जाएगा। तो ये जो होता है I जो होता है, यहां पर आपको बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होता है ये क्या हो जाएगा? 1 ओम बराबर होता है। ओम किसका होता है भाई? तो R प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। वोल्ट किसका होता है? यहां पर आप देख सकते हो विभवांतर का V का हो जाएगा। और आपको एम्पियर जो हो जाता है बिजली का हो जाता है, तो 1 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर, 1 एम्पियर, ठीक, विद्युत धारा का। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? यानी ऑक्सीजन से भरपूर नहीं, महाधमनी जो होती है वो सबसे ऑक्सीजन से भरे वाला रक्त को शरीर में प्रवाहित करती है। लेकिन इसमें देखोगे एक होता है फुसफुस धमनी। फुसफुस जो धमनी होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन रहित मतलब कि बिना ऑक्सीजन के रक्त ले जाती है, ये याद रखना, फुसफुस धमनी। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है? ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? जो वाष्प जो है यानी गैसीय अवस्था में है उसे ठोस, हम लोग पढ़ते हैं कि ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस में सीधे गैस को बदलने की प्रक्रिया उद्वापार्तन। और उसके जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि व्युत्क्रम उत्पार्तन में भी यह देखने को मिलेगा। क्या होगा? व्युत्क्रम उत्पार्तन में भी देखने को मिलेगा कि सीधे गैस ले ठोस कर दो। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, और उत्पार्तन, तो उल्टा उत्पार्तन का करोगे तो यही चीज मिलेगा। संघनन माने जमना होता है, द्रव के रूप में हो जाता है वाष्प संघनित होकर। वाष्पीकरण मतलब द्रव जो होता है वाष्प के रूप में बदलता है गैस के रूप में। 62 देखो, आहार नाल के सबसे बाहरी परत कहलाती है, जो आहार नाल है इसके सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है ये बताना है। तो ये बताइए आहार नाल के सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? लगाइए क्वेश्चन नंबर 62। तो आहार नाल के सबसे बाहरी परत जो कराती है उसे कहा जाता है सिरोसा। आहार नाल के सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, ये क्या कह रहा है? ग्रेफाइट के कार्बन के परमाणु एक दूसरे के निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा? ग्रेफाइट का परमाणु हो या हीरा का परमाणु हो या कार्बन भी जो बॉन्ड बनाता है सबसे अधिक, इसमें से कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो ये बनाता है सहसंयोजी, यानी कि दूसरे के साथ संयोग कर कर, दोस्ती वाला। तुम भी दो हमरे, दोनों मिलके अपने में बॉन्ड बना ले रहे हैं, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेगा, ठीक।
तो कार्बन को तो वही क्या है, बहुबंध बनाता है, एकल भी, द्वितीय भी, तृतीय भी, और ये सहसंयोजक यौगिक बनाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, वो ग्रेफाइट में भी हो, बक्सफ्लोरीन में हो, हीरा में हो, फ्लोरीन में हो, ये सभी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किसमें बदल देती है। तो ये देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। विद्युत मोटर, देखो ये 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है अभी तक दरोगा में, इस बार भी मैं भी आपको कुछ दे सकता है। विद्युत मोटर एक युक्ति है कि जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किसमें बदल देता है, तो ये बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक। और जनरेटर कैसा युक्त होता है, आपसे पूछता है। पढ़ लो भाई, 12:30 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्यूज को। हाँ पढ़ लो। सर आपके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग और सबसे बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। करेंट अफेयर गब्बर भाई, गब्बर जी करेंट अफेयर मैं कर रहा हूं भाई, करेंट अफेयर अच्छा से मिलना चाहिए ना। अब तुम लोग सब चीजें एक साथ मांग रहे हो और कम समय मिला था, तो कैसे हो पाएगा। फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करेंट अफेयर, और फिर सब्जेक्ट वाइज बन रहा है वो अलग है, तो ये चीज आपको फिर झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं एक आपको सुविधा के तौर पर एक मैं नियम बनाया हूं, 15 दिन में कैसे होना चाहिए मैं आपको साझा करूंगा। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किसमें बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में। चलो सी सब लोग लगा लिए हैं, चलो बढ़िया चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो फूल का प्रजनन अंग पूछता है, मेल वाला भी पूछता है, फीमेल वाला भी पूछ देता है, ठीक ना। तो ये बताना है कि तुम लोगों से फूल का प्रजनन अंग इसमें से कौन सा नहीं है। ये नहीं है पूछ रहा है, यानी है नहीं, नहीं है ना पूछ रहा है, ठीक ना। पुरुष में ये भाग नहीं देता, महिला में भी प्रजनन में भाग नहीं लेता, ये पूछ रहा है, ठीक ना। देखो अब ये पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। बाहर बाहर के जो दल है या बाहर के जो पंखुड़ी, वो काहे के लिए काम लेगी, तो ये तो काम लेता ही नहीं। बाकी वतिग्रा, वतिकाग्र, ये जो दोनों होता है, ये दोनों होता है मेल में होता है। मेल का जो होता है ये आपको प्रजनन अंग है, आपको अंडाशय का भाग जिसे स्त्री केसर कहा जाता है, वो बनता जो है वतिकाग्र और वर्तिका से मिलकर बनता है। और मेल का पूछिए आप लोगों से, तो मेल का भी पूछता है ना, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि मेल में कौन होता है, तो यही परागकोश होता है। चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं 66, नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। अब यहां देख लो, नीचे दिए गए अभिक्रिया एकदम आसान अभिक्रिया है, इसको बस बैलेंस कर दो तुम लोग, आंसर आ जाएगा। बैलेंस कर दो तो देखो यहां पर दिया है Al2O3 इन प्लस 6HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया है एल्युमिनियम का ऑक्साइड। तो ये आपको देखोगे कि तो क्या हो जाएगा, यहां पर एल्युमिनियम 2 है तो यहां भी एल्युमिनियम 2 है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या दे रहा है, कार्बन 3 दिया है, यहाँ Cl होना चाहिए भाई, Cl हो जाएगा, Cl होना चाहिए, या C दिया हुआ है Cl यहां पर होना चाहिए, ठीक। चलो अब देखते हैं, ये Cl3 दिया है, यहां पर Cl जो है 6 दिया है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, तो यह भी 6 हो गया है, तो इसका काम खत्म, यानी एल्युमिनियम का भी काम खत्म हो गया है, ये भी आ चुका है, और Cl ये भी चीज आ गया है। अब हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन बचा है और हाइड्रोजन बचा है। हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन आना ही आना चाहिए कोई भी हाल में, तो हम देखेंगे तो मात्र एक आपको आता है, 6 हाइड्रोजन इसमें आ रहा है। और फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन 3 बचा हुआ है, तो यहां पर से देखो 3 ऑक्सीजन भी आ रहा है, यहां पर 3 ऑक्सीजन 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। आंसर बैलेंस करोगे यहां पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बैलेंस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से बताना है कि मादा प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। तो अंडाशय दिया है, गर्भाशय दिया है, फिलोपियन ट्यूब होता है, ये शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होता है, यहां से शुक्राणु निकलता है, ये मेल पर्सन का भाग होता है। शुक्रवाहिका जो है ये मेल पर्सन का भाग है, आपको जो आपको प्रजनन का। अब यहां पर देखोगे कि अंडाशय और शुक्राणु, अंडाशय से आपको जो आपको निकलता है एक फीमेल से, और स्पर्म जो होता है मेल का होता है, और वो दोनों जहां जाकर आपको क्रिया करता है, ये फिलोपियन ट्यूब में करता है, ठीक ना। तो आप याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं 68, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ये बताना है मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो छुटकी को ग्रंथि है वो है जिसका नाम है मास्टर ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि ही अब मेरे ब्लड में क्या होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 69, जब गर्म पानी के सोते
सोते मतलब स्रोत, ठीक ना। सोते कहा जाता है जब पानी अंदर से गर्म पानी निकलता है फुहारा की तरह। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार की ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की ऊर्जा क्या कहलाएगी? जो भूमि के अंदर से निकलती है। तो हलवा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा था। तो इसे क्या कहा जाएगा बताओ? इसका आंसर सब लोग गलती मत लगाना कोई भी, चलो बताओ। सर जी आपके कोचिंग में आ रहे हैं, सर जी प्लीज दरोगा का स्टडी मटेरियल दे दीजिएगा। दरोगा का स्टडी मटेरियल जितना भी होता है बबुआ बचनी नुनुआ, सब हम दे देते हैं एप्लीकेशन पर। एक्स्ट्रा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। दरोगा का मटेरियल देंगे, ये कान में गुरुमुख कर देंगे, एक मंत्र डाल देंगे कि जब भी रात में सोते समय, जब भी जगना, जब भी नहाते समय ये गुरु मंत्र का जाप करना, तुम्हारा भला होगा। ऐसा नहीं है, जो भी मैं बताता हूं सबको बताता हूं, ठीक है। और जो भी पढ़ना है वो लिमिटेड पढ़ो। देखो अब समय 15 दिन बचा हुआ है, ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। गड़बड़ा सकते हो, बहुत ज्यादा गड़बड़ा सकते हो। गड़बड़ाई दूर करना है तो एक बुक उठाओ और उसे 5 बार पढ़ लो एग्जाम से पहले। अभी भी समय है, 15 दिन मतलब कि 15 कायाकल्प तुम्हारा हो जाएगा। आगे चलते, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भू उष्मीय ऊर्जा होता है। क्या होता है? भू उष्मीय, यानी भूमि के अंदर की जो ऊर्जा होता है उसे कहा जाता है भू उष्मीय ऊर्जा। और अगर कोई आएगा तो चुपचाप, मतलब कोई आएगा तो चुपचाप कुछ खाने वाला लेते आएगा ठीक ना। 70 देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से मीन वर्ग से संबंधित नहीं है? मीन वर्ग कहा जाता है माने मछली वर्ग से संबंधित नहीं है। माने मछली वर्ग, यहाँ पर स्टार फिश होता है, तारा फिश को स्टार फिश। अब तुम लोगों को आराम से लग जाएगा कि कौन सा नहीं है। तो स्टार फिश, सिल्वर मछली, शार्क मछली, ये संबंधित है दे रहा है। सॉरी यहाँ पर देखो एक गाना था, सॉरी कहतारू गोरी। चलो यहाँ पर देखो 70 देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है, यानी मछली वर्ग से संबंधित है? शार्क एगो मछली है, बड़ा खतरनाक मछली है, शिकार करती है, काट के खून निकाल देगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी तारा मछली, सिल्वर मछली, वेल जो होती है, वेल तो स्तनधारी है और ये मछली के अंतर्गत नहीं आती है। दोनों मछली खाली नाम रखने से थोड़े ना हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 71 देख लो। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की उपस्थिति में आपको प्रस्तावित किया गया? ठीक, यानी कि प्लूटो को क्या कर दिया गया था? जैसे पहले आपको बौना ग्रह माना जाता था, फिर बीच में जो ग्रह माना गया, फिर ये बीच में इसको बौना ग्रह मान लिया गया 2006 में, और बोला गया भैया तू ग्रह की दृष्टि से बाहर रहा। ग्रह जो हो गए 8वां भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ये अपना तो कक्षा में घूमता ही था, दूसरे का भी कक्षा काट देता था, ये काम बदमाशी करता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है, ये बताना है, बताइए। इसमें से कौन सी गैस है जो कि भूमंडलीय उष्मीकरण का कारक नहीं है? अरे हम गाना गाते हैं, तुम लोग को भोजपुरी, तो तुम लोग को बुरा लगता है। तुम लोग बोलते हो कि सर जी भोजपुरी गाना नहीं गाना चाहिए। क्या नहीं गाना चाहिए? क्या नहीं गाना चाहिए? भिखारी ठाकुर थे, इतना बड़े विद्वान, भोजपुरी के विद्यापति उन्हें कहा जाता है। विद्यापति हुए मैथिली का, ठीक, मैथिली में देखोगे तो जैसे कहा जाता है। तो भोजपुरी भी तो अपना भाषा है ना बोलने का, और भोजपुरी में गाना वैसा नहीं गाना चाहिए जो कि समाज में उत्पटांग जैसा। अब तो गाना एगो ब्याह में गए थे, दूर दराज की बहन के ब्याह था, उसमें गाना यही सब बज रहा था, भोजपुरी गाना बज रहा था। सब पूरे रातें ब्याह में वही सब गाना बजा, सब लोग नाचा, दूल्हा भी नाच रहा है, दुल्हन भी नाच रही है, सब वही पर कि हऊ वाला गाना जो हम तुमको सुनाए थे कि चूल्ही में झोंक देम। मतलब कभी विदाई भी नहीं हुआ है, मतलब कि अभी शादी हो रहा है, रात का समय है, शादी होता है ना रात को, जब हो जाता है तो फिर गाना बजाना होता है, उसमें ये गाना बज रहा है। दुल्हा भी उधर से, दुल्हन भी तो गदगद के तोहरा के चूल्ही में झोंक खाती तैबे करता नहीं। तो फिर ये चीज हो, ये तो गाना गाना मतलब एक तो मतलब इंटरटेनमेंट है, बाकी दिल पर मत लेना, तुम लोग ले भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का उत्तरदायी नहीं है? तो भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए सल्फर के ऑक्साइड थोड़े ना उत्तरदायी होता है, सल्फर के ऑक्साइड नहीं होता है बुड़बक। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? SO2। SO2 जो होता है ये एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 73 देखो। हीरे का निरपेक्ष अपर्तनांक क्या होता है? हीरे का जो निरपेक्ष अपर्तनांक सूचक होता है, यानी कि हीरे का जो अपर्तनांक होता है ये होता है 2.42। 2.42 जो होता है सबसे अधिक अपर्तनांक होता है हीरे का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसलिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इन डायमंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प जो है ये किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प जो होता है ये आपको नेपच्यून का है। किसका है? नेपच्यून का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेपच्यून का आपको चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह है। 75 देखो। ब्रेड मोल्ड या राइजोपोस या ब्रेड मोल्ड देखोगे, ब्रेड के ऊपर भी देखोगे एक फफूंदी जैसा लगने लगता है। तो ये जनन किस प्रक्रिया से करते हैं? ब्रेड मोल्ड हुआ या राइजोपोस जो जनन करते हैं ये बीजाणु गठन द्वारा करते हैं, बीजाणु गठन द्वारा करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। बीजाणु गठन द्वारा ये अपना जनन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेना तुम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 देखो। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? ये बताना है कि इसमें से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, आपको बताना है। चलिए लगाइए।
ये एक प्रकार के अलैंगिक जनन करते थे, तो वो आपको मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया। तो निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी? ये थे फैराडे। फैराडे जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था। जैसे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर देखोगे तुम्हारा क्या होता है, मोटर होता है तुम्हारा, ये सब देखने को मिलता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77, पुनगानुर एक नाम है। पुनगानुर एक क्या होती है? पुनगानुर एक होती है गाय का ही, गाय का ही एक नस्ल होता है जो छुटका होता है। विश्व के सबसे छुटका गाय के नस्ल में पुनगानुर का नाम आता है, ठीक। आंध्र प्रदेश में मिलती है पुनगानुर। तो ये क्या होता है? गाय का एक नस्ल है जो कि छुटका नस्ल है, ठीक ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, यानी ये इसमें से बताना है कौन सा विकल्प जो है ये समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। देखो ये जो है चमगादड़ के पंख, पंछी के पंख, कीड़े के पंख, तीनों पंख उड़ने का काम आता है, उड़ने का काम आता है। लेकिन बंदर के हाथ क्या उड़ने का काम आता है? जी नहीं आता है, बंदर का हाथ उड़ने का काम नहीं है ना। तो ये जो देखोगे कि ये समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका? नहीं है। ये देखो ये भले देखने में डिफरेंस हो, देखने में डिफरेंस हो, लेकिन काम तो सेम करते हैं ना। तो काम जो सेम करता है देखने में भले की डिफरेंट होता है, उसे कहा जाता है समरूपी, ठीक। लेकिन ये तो देखो ये तो काम ही सीधे अलग कर देता है ना। हाथ हमारा जो होता है बंदर का हाथ होता है। तो 78 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? ये बताना है इसमें से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है। तो उष्मा की कैलोरी होता है, जूल होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी कि ये भी होता है आपको उष्मा का। बाकी फोन नहीं होता है। फोन किसका होता है? फोन, फोन यूनिट होता है बबुआ, एक बार समझ लो, PHON। अच्छा ठीक है, ये क्या हो गया? यूनिट हो गया। अब हम तुमको बुद्धि से बता रहे हैं, तुम लोग अपना दिमाग से लगाना। ये हो गया फोन, फोन लिखा है ना, इसको एन है ये, इसमें ई एगो जोड़ दो, ई जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? फोन, मोबाइल फोन जिसे आप लोग बोलते हो। तो मोबाइल फोन में हम लोग क्या सुनते हैं? मोबाइल फोन में हम लोग ध्वनि सुनते हैं। ये फोन यूनिट किसका हो गया? ध्वनि का हो गया। ध्वनि जो होता है, ध्वनि आपको उसका जो होता है, इसका यूनिट जो आपको तौर पर छोटा यूनिट, यहाँ पर ध्वनि जो होता है, ये फोन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लाउडनेस जिसे कहा जाता है उसके तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती है। डैश 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 कहां पाया जाता है? श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है। यानी मानव शरीर में गुब्बारे नामक संरचनाएं डैश 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 कहा जाता है, पाई नहीं जाती, कहा जाता है, जो आपको गुब्बारे नुमा संरचना है। श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए यह सतह प्रदान करता है, इसे क्या कहा जाता है? इल्वावेली कहा जाता है, इल्वावेली कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्वावेली। 80 का आंसर हो जाएगा। 81 देख लो, लगाओ। 81 का आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल सही बात है भाई, वो भी करता है। इथेनॉल दारू जो होता है कमरे के ताप पर ना होता है, ठीक। एथेनॉल को समान एल्कोहल कहते हैं, सही बात है। एथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, सही बात है। इथेनॉल पानी में घुल नहीं सकता, घुल सकता है भाई। इथेनॉल पानी में घुल होता है इसलिए ना बर्फ डाला जाता है। पानी नहीं डाला जाता है। जब लोग पैक बनाते हैं इथेनॉल वाला, दारू वाला, तो तनी से दारू डालते हैं, आप बोलते हैं कि चिल्ड बनाओ। चिल्ड मतलब कि ठंडा बनाओ, तो ऊपर से लाकर उसमें क्या मिला देते हैं? बर्फ मिला देते हैं। अब बर्फ मिल जाता है ऐसे से गिलास में ऐसे कर करके। एक बात देखोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। ऐसे सामान्य पानी में तुम बर्फ डालोगे तो बर्फ तैरते रहेगा, लेकिन तब तुम दारू में डालते हो यानी इथेनॉल में डालते हो बर्फ, तो वो बर्फ डूब जाता है। इससे दो चीज निकलता है, यानी दोनों के घनत्व में डिफरेंस निकलता है। जब पानी में डालते हैं तो पानी का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का कम है, इसलिए बर्फ तैरते रहता है। उसका 9/10 भाग जो अंदर रहता है 1/10 ऊपर रहता है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे कि दारू में अगर बर्फ हम डालते हैं तो वो बर्फ डूब जाता है, दरुइया ऊपर आ जाता है, चिल्ड हो जाता है, जैसे जैसे पनिया जाता है घुलते जाता है। तो इसका मतलब कि घनत्व जो दारू का होता है ये बर्फ से कम होता है, तब ना बर्फ नीचे चला जाता है। ये सब भी आपको मतलब सोचोगे तो थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा। पीने मत शुरू कर देना, मैं सोचने की बात किया, मैं भी कभी जिंदगी में नहीं ये सब किया हूं, ठीक। बुड़बक। क्वेश्चन 82 देखो, ये देखो डैश 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 के सदस्य को समानतः हरा शैवाल कहा जाता है। ये जो हरा शैवाल कहा जाता है ये कहा जाता है, ठीक। रेड लेवल ठंडा में चलेगा, हम तोरा बताए शुभम है? सोने के तो नामो याद है, हमरा तो एगो नाम ना याद है।
डैश 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 के सदस्य को समानता हरे सवाल कहा जाता है क्योंकि एक क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है हरे सवाल में, और इन्हें कहा जाता है क्लोरोफाइटस। इसका आंसर बी। क्वेश्चन 83, सितारों का टिमटिमाना, तारे की रोशनी को वायुमंडल में क्या होता है? सितारों का टिमटिमाना, यह हमेशा पूछता है एग्जाम में। सितारों का यानी कि तारा का टिमटिमाना जो होता है वायुमंडल में डैश 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 के कारण होता है, यानी अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लो, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वह एक वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में कोई अरे यार ये घुमा फिरा कर बोल रहा है न्यूटन के फर्स्ट नियम। कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु जो है स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, या चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, रोका नहीं जा सकता। ये आपको यानी कि किसी भी वस्तु जो होती है सेम अपने अवस्था में होती है, जिसे कहा जाता है जड़त्व, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये क्या हो जाए, न्यूटन का फर्स्ट नियम कहता है, यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। 85, विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? यानी विभवांतर, विभवांतर का ऐसा इकाई क्या होता है? यही होता है तुम्हारा वोल्ट। वोल्ट जो होता है आपको विभवांतर के इकाई होता है। आवेश का इकाई कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। तो तुम लोगों से कभी कभी पूछा है अनबुझा चूना, अनबुझा चूना बोलता है, यानी बिना बुझा हुआ चूना नहीं। तो अनबुझा चूना उसे कहते हैं, जैसे कि तुम जाते हो, इतने चूना मिलता है ना, इतना बड़ा 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 बोड़ा में चूना खरीद कर लाते हो, फिर घाड़ा रखते हो, तो चूना जो लाए वो अनबुझा चूना है। और जैसे उसको पानी में डालोगे देखोगे तो उसमें से आग जैसा आपको उसमें से निकलने लगता है, वाष्प की तरह खोलने लगता है। वो देखोगे तो वो क्या हो रहा है, बूझ रहा है, यानी ऊपर गर्मी शांत हो रहा है चूना का जो होगा, तभी तो पेंट करोगे ना। तो वो क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना, बुझा। और देखो ये जो अनबुझा चूना होता है इसे हम लाते हैं, जो वो होता है CaO, और इसे बुझा चूना बनाएंगे तो ये बन जाता है Ca, और इसमें क्या होता है, एक आपको CO हो जाता है, ये तो कैल्शियम होगा ही, OH का होल ट्वाइस हो जाता है, क्योंकि इसे पानी में डालते हैं। इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना, इसे अनबुझा चूना। और यही आपको जो घोल बन जाता है, ठंडा हो जाता है घोल बनकर, तो हम पेंट कर देते हैं किसका, CaCO3 का, और CaCO3 को ही हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 87, इंटेंसिफाइड यानी तीव्र, आपको यहां पर दिया है कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 2014 में इसकी शुरुआत किया गया था बच्चों के टीका करने के लिए, बहुत से टीकाकरण इसमें मिला दिया गया था। तो टीकाकरण करने के लिए देखोगे 87 के आंसर देखोगे, इसमें तीव्र मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन 88 देखो, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? निश्चय, माफ करना, निश्चय, निश्चय पोषण योजना से किसका संबंध है? पोषण योजना। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय 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 क्षय और अनिश्चय अब जीता है ना, बताओ। तो क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग को कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कहा जाता है, और इसी के लिए कौन सी योजना आया है? निश्चय पोषण योजना। तो बस टीबी से बचाने के लिए 88 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, रंगथट्टू, रंगथट्टू पक्षी के लिए अभ्यारण्य है। भारत का पहला अभ्यारण्य जो रंगथट्टू है पक्षी के लिए अभ्यारण्य जाना जाता है, और बहुत अच्छा अभ्यारण्य है, यह कर्नाटक में स्थित। यहां पर इसका आंसर बी हो जाएगा, रंगथट्टू बी। चलो अब हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अंत भला तो सब भला, तो सभी लोग क्वेश्चन लगाइएगा। ये देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब भी होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो वो क्षारीय होता है। तो क्षारीय का यहां पर हो जाएगा, अच्छा खासा क्षारीय होता है, 10.5 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन 91, मतलब पीएच वैल्यू पूछ रहा था, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना है। 91 के आंसर लगाइए। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, रे बुड़बक, विद्युत धारा मापने के लिए नहीं, जनित्र, जनरेटर का, जनरेटर शादी में चालू किया है। जनरेटर कभी चालू किए हो? बाप रे, बड़ी मेहनत लगता है जनरेटर चालू करने में। जहां गेहूं, मतलब कि गेहूं ले जाकर आटा बनाते थे या धान जहां कुटाता था, वहां पर कभी कभी हम लोग को मौका मिलता था जनरेटर चालू करने के लिए। हमारा मामा गांव में था, तो एकदम धर के एकदम जोर से एकदम तेजी से चलाना पड़ता था, और उसमें से वो जो डंडिया है वो भी निकालना पड़ता था, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, जनरेटर। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे ताप पर तरल होती है?
ये बताना है इसमें से कौन सी धातु जो होती है कमरे ताप पर, जो आप ना डालते हो डीजल डालकर जनरेटर चलाते थे, भूल गए? अरे यार तुम लोग भूल जाते हो। फिर बाद में जाकर हेतु को हुंडा आया। हुंडा, हुंडा क्या होता था? हेतु को होता था। कहीं टीवी उवी चल रहा है, बड़का पर्दा पर पहले सिनेमा होता था, वैष्णो देवी, शंकर जी की सिनेमा, श्री कृष्णा, पूरा चलते रहता था कई दिन तक। तो वो सबके लिए आप लोग अपलाते थे, हुंडा उसका नाम था। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे ताप पर तरल होती है? कमरे ताप पर तरल होती है, ये ब्रोमीन हो जाती है। क्योंकि ये अधातु पूछ रहा था तो ब्रोमीन अधातु है, जो कि देखो अब कहोगे फायरमैन में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तुम्हारे बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हर एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्वेश्चनवा घरे से थोड़े ना कोई लाएगा। कमरे के ताप पर जो अधातु जो कि लिक्विड होती है ब्रोमीन होती है, लेकिन वही पूछे कमरे के ताप पर जो कि धातु लिक्विड होती है वो होती है पारा। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की बात कर रहा है, इंग्लैंड ने जारी किया है स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस के आपको सम्मान में। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के पुस्तक के ये रचयिता हैं, यानी इनके द्वारा ही लिखा गया है पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 94, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? मैंने बताया था आप लोगों को, इकाई क्षेत्रफल है उस पर लंबवत बल लगेगा, ये क्या होगा? दाब दाब हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 95, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य क्या होता है? कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या होती है बताओ? कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? तो काइटिन। क से कवक, क से काइटिन, क से कवक, क से काइटिन, इसका याद रखना काइटिन से। और सेलुलोज की और पेप्टिन, सेलुलोज और पेप्टिन दोनों से मिलकर बनती है पौधे वाला यानी प्लांट। प्लांट का आपको देखोगे, प्लांट का कोशिका भित्ति जो बनती है सेलुलोज और पेप्टिन से मिलकर बनती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित? पृथ्वी जब घूर्णन करता है तो ये बताना है प्रभावित। घूर्णन करना मतलब कि अपने अक्ष पर ऐसे 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 घूम जाना, ठीक? यानी अपने अक्ष पर जो घूमता है पृथ्वी, ये 24 घंटा में घूम जाता है। और ये जो होता है इसके चलते पवन आपको प्रभावित होते हैं, यानी हवा प्रभावित होते हैं। कोरियोलिस बल भी प्रभावित होता है जो आपको ऐसे ऐसे चलता है और विश्वत के करीब। और दिन रात भी बनना आपको होता है इसी के कारण। ऋतु परिवर्तन जो होता है परिक्रमण, यानी सूरज के अगर परिक्रमण करता है, परिक्रमा करता है सूरज का अगर ये पृथ्वी, तब उस समय होता है, यानी कि सूरज के चारों तरफ घूमेगा तो ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक? आगे चलो क्वेश्चन नंबर ये 97, एफ्ला जो विक्स होती है ये किससे उत्पन्न की जाती है? एफ्ला जो विक्स होती है, जहर जो होता है, ये किससे बनाया जाता है? एफ्ला जो होता है ये होता है कवक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, कवक से उत्पन्न। आगे चलो, अब यहां पर तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सही लगा रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो। पूछ रहा है कि अनुवांशिकी विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, हमारे सामान्य मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। अब 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है। अब ये देख लो, ये दे रहा है कि 47, ये 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी दिखाई देता है। ट्राइसोमी मतलब कि 3-3 को क्रोमोसोम हो जाता है। और हम बात करें कि आपको सभी क्या है, सभी जो हो जाता है एक्स हो जाता है, सभी एक्स हो जाता है, इसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? सभी एक्स हो जाते हैं, यानी 47 होता है और सभी के सभी एक्स हो जाते हैं। और यहां पर ध्यान, इसमें जो बच्चे होते हैं तो वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं, दिमाग थोड़ा सा चिपटा टाइप का भी हो जाएगा, मंद बुद्धि को हो जाएंगे, ठीक है ना। उनको पूरे जिंदगी, कोई दवा नहीं है इसके लिए कि ठीक हो जाएगा, नहीं, इसको पूरे जिंदगी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन इस पर यहां पर ध्यान रखना, अगर यहीं पर एक्स वाई दे और 47 क्रोमोसोम दे, यह भी आपको देखोगे कि 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसेमी होता है, लेकिन यहां पर एक आपको वाई भी है, वाई भी देखो। तो ये क्या होते हैं? ये तो असल में मेल होते हैं, मेल वाला होते हैं, लेकिन इनका जो जनन क्षमता पूरी तरीका से खत्म, मतलब कि ये आपको बच्चा उच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। और ये इनका क्या हो जाता है? मेल होते हैं, लेकिन ये इनका स्तन भी बढ़ जाता है, यानी कि लड़की वाला भी लक्षण तुम्हारा शरीर में बाहर से जो दिखाई देने वाला लक्षण है वो भी आपको दिखने लगता है। तो ये भी देखोगे, ये जो होता है इसे कहा जाता है क्लाइफेंटल सिंड्रोम। समझ में आ गया? हाँ, उसे कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। और टर्नन सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नन सिंड्रोम में तो 45 को हो जाता है, एगो घट जाता है। टर्नन सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोमोसोम एगो घट जाता है, ठीक, 45 को हो जाता है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 99 देख लो। अपविशिक वायस में जो भी डायोड होते हैं, पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होता है? पीएन संधि जो डायोड होता है उससे अवक्षय क्षेत्र की जो चौड़ाई हो जाता है, ये क्या हो जाता है? अपविशिक वायस में बढ़ जाता है ना। नहीं, बढ़ता नहीं होगा, कहां से? ये दे रहा है आपको पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई पूछ रहा है। चौड़ाई क्या हो जाता है? घट जाता है। चौड़ाई घट जाता है, चौड़ाई पूछ रहा था, पढ़ना नहीं, घट जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अभी इस पर मूवी भी आया है, आप लोग देख सकते हो, इस पर सीरीज आया है, मूवी नहीं है, मैंने देख लिया।
और इसका नाम है भोपाल गैस दुर्घटना। ये जो हुआ था वो भोपाल गैस दुर्घटना 2 और 3 दिसंबर रात्रि को हुआ था। और ये देखोगे इसके एक को अमेरिकन फैक्ट्री था कार्बाइड का, जिसे कहा जाता है एमआईसी का, इसमें से लीक हो गया था। एमआईसी जो है ये लीक हो गया था, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में एमआईसी बोलना तो तुमको याद होगा। तो एमआईसी लीक हो गया था और अमेरिका कंपनी के जो आपको ऑनर थे वो भी आपको इंडिया सरकार उस समय जो था उसको बाहर निकालने में मदद की थी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 84 में हम लोगों ने बहुत चीज देखा, 84 में हम लोगों ने दंगा भी देखा जो इस मूवी में मतलब इस सीरीज में दिखाया हुआ है। तो भोपाल में जो ये हुआ था ये मिथाइल आइसोसाइनाइड था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, कार्बाइड के फैक्ट्री था जिससे बहुत लोग मारे भी गए थे और अभी भी उसका असर दिखाई देता है। हाँ, एमआईसी 1984। बहुत अच्छा सर जी, मजा आ गया, सुपर, थैंक यू थैंक यू। चलो हो चुका, और लाइक कर दो एक बार वीडियो को जाने से पहले, और तैयार रहना हर चीज के लिए। मैं तुम लोगों को हर चीज करा देता हूं बेहतरीन तरीके से कि आप लोग कभी भी भूलो मत और रिवीजन कर जाओ, ठीक ना। फुल मॉक टेस्ट भी आएगा, डोंट वरी, फुल मॉक टेस्ट कराया जाएगा और आपकी स्थिति देखा जाएगा कि क्या है।